नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 मंथ का करेंट 5 मंथ इट मीन्स अगस्त 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक का करंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बता दें, यहाँ पे जो करंट डिस्कस करने का मेरा तरीका होगा तो मैं कुछ वीडियो नेशनल, उनके थंबनेल पे ही लिखा रहेगा नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल, ठीक है, करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। और दूसरी बात है कि इन्हीं ही करंट अफेयर से आपको 95% की गारंटी, 95% जो करंट के क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। इंटरनेशनल के बाद फिर हम इकोनॉमिक बेस्ड जो होगा, ठीक है, साथ ही साइंस टेक बेस्ड होगा, जो साइंस टेक बेस्ड होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड जो हुआ होगा, जियोग्राफी से रिलेटेड जो हुआ होगा, इस हर चीज़ को टॉपिक वाइज। उसके बाद महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होंगी, पत्र पत्रिकाएं होंगी, महत्वपूर्ण पुरस्कार होंगे, उन सबको एक सेपरेट वीडियो से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके थंबनेल में आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया जाएगा कि ये किस से रिलेटेड, नेशनल है, इंटरनेशनल, आइदर इकोनॉमिकल और साइंस टेक और पॉलिटिकल है। ओके, चलिए दोस्तों बिना वेस्टेज ऑफ टाइम अपने को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 और 21 के दौरान देश भर में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के 6,600 से अधिक जो विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, ठीक है, FCRA, ठीक है ना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा FCRA लाइसेंस किन राज्यों में रद्द किए गए हैं? तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो FCRA लाइसेंस रद्द होने वाले राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बात करें तमिलनाडु प्लस महाराष्ट्र की, तो दोस्तों यहाँ की बात करें तो यहाँ लगभग 6,600 प्लस FCRA लाइसेंस रद्द किए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें महाराष्ट्र में, ठीक है ना, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 700 से अधिक हुए हैं, ठीक है ना। ये तो टोटल होगी, टोटल जो हमारी संख्या है टोटल FCRA वो 6,600 रद्द किए गए हैं। लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को मिला के अगर बात करी जाए तो 700 प्लस FCRA रद्द हुए हैं। अगर बात की जाए यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, तो इन तीनों में दोस्तों मिला के जो रद्द हुए हैं FCRA वो 600 प्लस हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज़ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसी सूची में है, ठीक है। राजीव गांधी फाउंडेशन तथा एक तो ये, और दूसरा जो है वो है राजीव गांधी ट्रस्ट, इनके भी FCRA जो कानून थे वो उनको रद्द कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए एयर सुविधा फॉर्म भराना बंद कर दिया है? तो दोस्तों ये है सीधा सा स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके बैक में क्या था? देखिए, जब कोविड-19 आया तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो थी, ठीक है, वो जब लैंड होती थी हमारे इंडिया में, तो इंडिया के स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया और बोला जितने भी यात्री आएंगे अंतर्राष्ट्रीय एयर फ्लाई करते हुए तो उनको एक फॉर्म यानी कि स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरीके का होता था दोस्तों? ये था कि मुझे कोविड नहीं है, ठीक है, कोविड-19 से मैं ग्रसित नहीं हूँ। दूसरा क्या था कि मैं जो एक तरीके से जो लॉकडाउन यानी कि जो 7 दिन का या 15 दिन का जो आइसोलेशन था, आइसोलेशन उसका पूर्णतः पालन करूँगा और सरकार के निर्देशों का पालन करूँगा, प्रशासन की बातों का पालन करूँगा, ठीक है ना। इस तरीके का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एयरपोर्ट पे भरना पड़ता था। तो दोस्तों इसको स्टार्ट भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है और इसको अभी यानी कि 22 नवंबर 2022 को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि अब इस फॉर्म को भरना अनिवार्य नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है, नहीं भरना होगा अब आपको एयर फ्लाई करते समय, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों है अपना UGC के से रिलेटेड। यहाँ बोला गया है कि UGC के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, ठीक है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और उन कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, जैसे ही कथन का क्वेश्चन आता है हमें क्या करना होता है कि सबसे लास्ट में जाओ और देखना है कि ये सही पूछ रहा है या गलत। तो इसने पूछा है कथनों में से कौन से गलत हैं, ठीक है ना। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मैक्सिमम ये लास्ट की लाइन ना पढ़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, गलत क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो इसमें क्या पूछे हैं, कौन से कथन गलत हैं। पहला कथन अगर हम रीड आउट करते हैं, ठीक है, जस्ट ए मिनट। पहला कथन अगर हम रीड आउट करते हैं यहाँ पे, तो लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने जो है वो 20 नवंबर 2022 को, कब, 20 नवंबर 2022 को 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है ना, के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। अब इस अंतिम रूप कब दिया गया दोस्तों, 20 नवंबर 2022। अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र यानी कि 2023 और 24 में सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में इसे अपना लिया जाएगा। मतलब कि सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं वो इन जो यूजीसी के द्वारा जो अंतिम रूपरेखा प्रदान की गई है FYUGP को, वो अपना लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, तो गलत कोई है नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बात अगर हम करें दोस्तों कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है इस समय, तो चेयरमैन हमारे हैं M जगदीश कुमार जी। कौन, M जगदीश कुमार जी, ठीक है, ये हैं हमारे चेयरमैन। ओके, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने बाल कल्याण समितियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो बाल कल्याण समितियाँ जो होती हैं वो जो यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये जो कमेटियाँ होती हैं इनका मुख्य रूप से काम होता है बच्चों को संरक्षण, और संरक्षण में भी ये 2 कार्य मुख्यतः करती हैं। पहला काम क्या हो गया, बच्चों का पुनर्वास, ठीक है, और दूसरा काम यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया है, दूसरा काम ये क्या करती हैं, पुनर्वास के साथ साथ बच्चों का संरक्षण, ठीक है। तो संरक्षण और पुनर्वास कैसे इफिशिएंटली हो पाए, कैसे अधिक क्षमता से हो पाए, ये कमेटियां कैसे अधिक क्षमता के साथ ये काम कर सकती हैं, तो उसके लिए जो हमारा NCPCR है, NCPCR ने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसके तहत CWC के जो मेंबर होंगे उनको क्या होगा, उनको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों अपना वो है NCO EGPS को लेके। NCO EGPS यानी कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, इसके संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। इनको पढ़ के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हमने बताया सबसे पहले नीचे देख लो सही पूछ रहा है या गलत, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 नवंबर 2022 को भारत के पहले ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की, ठीक है। दूसरा जो है वो है कथन कह रहा है कि ये पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा हरित समाधान प्रदान की दिशा में एक प्रमुख पहल है। तो देखिए कौन से सही है दोस्तों, है तो यहाँ पे दोनों सही, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ये क्या है, दोनों सही हैं। लेकिन बात कर लेते हैं हम इसके बारे में भी। देखिए यहाँ पे जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्देश्य जो है वो बंदरगाहों और शिपिंग को बदलने के लिए हरित समाधान प्रदान करना है। यहाँ पे यानी कि हमने क्या अभी COP27 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को उठाया था, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कम से कम क्षति हो ऐसे ग्रीन सोल्यूशन क्या हो सकते हैं यहाँ पोर्टों को बदलने में, तो वो ग्रीन सोल्यूशन यानी कि हरित सोल्यूशन होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे लागू करके पोर्टों का विकास किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत की वो शिपिंग क्षेत्र में कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन फ्री कंट्री बनने का हमारा लक्ष्य है 2050, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कौन करता है दोस्तों, विकसित देश करते हैं। कौन, विकसित देश। बात अगर एशियाई करें तो हमारा चाइना, बात अगर पूरी दुनिया की करें तो USA, ठीक है। और बहुत सी कंट्री हैं, नहीं मतलब जैसे जो कंट्री टेक्नोलॉजिकल जितनी आगे होगी वो कार्बन इमिशन उतनी ज़्यादा करेगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे परिपत्र अर्थव्यवस्था की, तो इसको कार्बन तटस्थता और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन शिपिंग के लिए एक नियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए रोड मैप विकसित करने के लिए बंदरगाहों और शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय की नीति और नियामक समर्थन पर मदद करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार केंद्र जो है वो पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए लाइफ आंदोलन में शामिल हो गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था दोस्तों, ये दोनों सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को विश्व के 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों का स्थान दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, वो विश्व के 10 बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में है। ठीक है ना, तो ये विश्व के 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों के रूप में इसका स्थान मिला है और ये रैंकिंग जो है वो 27 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। और जारी करने वाली संस्था कौन है, वो है OAG यानी कि ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो पर चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वर्ष भर के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है। दोस्तों इसको मैंने अपने जो ऑर्डिनरी जो करंट के सेशन होते हैं डे बाई डे के जो हम डालते हैं क्वेश्चन, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है यहाँ पे मतदाता जंक्शन। कौन सा है, मतदाता जंक्शन। ओके, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में गरीब लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर जनसंख्या करें गरीब लोगों की तो यहाँ पे जो जनसंख्या है दोस्तों वो है 22.8 करोड़, जो कि भारत में, जस्ट ए मिनट, जो कि भारत में पाई जाती है। ठीक है, ओके। और बात करते हैं अगर UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तो ये जो रिपोर्ट है ये UNDP द्वारा ही एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जारी की गई थी। तो उसी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि भारत में 22.8 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, और बात करें तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों वो 17 अक्टूबर को UNDP ने 17 अक्टूबर 2022 को जारी की थी। ठीक है, इसके साथ साथ विश्व में लगभग 1.2 अरब, कितने दोस्तों, 1.2 अरब लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं। बहुआयामी रूप से गरीब मतलब रोटी कपड़ा मकान यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी इनको पूरी तरीके से नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ भारत में गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है विश्व में और वो है 22.8 करोड़। वर्ष 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये रिपोर्ट है UNDP की। दोनों का कहना है कि 2005-06 से लेके 2019-21 तक लगभग 41.5 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। ठीक है ना, और अब बचे कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे बचे कितने याद रखना, 22.8 करोड़ के। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जगदीप धनखड़ 7 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों अगर बात करें अपने यहाँ के 22 प्रेसिडेंट की, 22 प्रेसिडेंट, कोई पूछे अगर 22 प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है वो क्या होता है, सैलरी कुछ नहीं होता दोस्तों। इसको जो सैलरी मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कथन क्या है इनके कि निर्वाचक मंडल के बारे में हमें पता करना है कि यहाँ निर्वाचक मंडल में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा है निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामित दोनों तरीके के सदस्य होते हैं। तीसरा जो है वो है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले नीचे की लाइन में अंडरलाइन करो, गलत है, सही नहीं, गलत कौन सा है इन तीनों में से। ठीक है, तो बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है तो उसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं यानी कि राज्यसभा, जस्ट ए मिनट, संसद के दोनों सदन कौन से दोस्तों, राज्यसभा प्लस लोकसभा, दोनों सदनों के लोग इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं, दोनों सदन होते हैं। अब निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है ना, निर्वाचित भी होते हैं और नामित भी होते हैं। ठीक है, निर्वाचित प्लस नामित। ठीक, इसके साथ साथ बात करें कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और बात करें अगर जगदीप धनखड़ साहब की तो इन्होंने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से जो है परास्त किया था और 14वें उपराष्ट्रपति यहाँ पे बन गए। अब देखिए मैंने बता दी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा लोकसभा के जो हैं
निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वही शामिल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए आंसर कौन सा अपना हो जाएगा, कौन सा गलत है, सिर्फ ए गलत है। क्यों गलत है कि निर्वाचन में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि संसद के निर्वाचित भी होते हैं और नामित भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अपने सेशन का अपना अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के साथ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बात करें तो ये नेशनल क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। और बात करें अगर NEP की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें क्या है कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है और केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान। ओके, इसके साथ साथ इन धर्मेंद्र प्रधान ने जो है 20 अक्टूबर 2022 को इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा लॉन्च किया था, ठीक है। साथ ही NEP के तहत अगली पीढ़ी को बहुआयामी साधन जो हैं ये जो फ्रेमवर्क है NEP के तहत अगली पीढ़ी के पहुंचाने के लिए एक बहुआयामी साधन है और ये अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन के एकीकरण को सक्षम करने में मदद करता है ताकि उनके बीच लचीलापन और गतिशीलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किसने स्टार्ट किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। और इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तो उद्देश्य है इस फ्रेमवर्क का कि जो हमारा बहुआयामी साधन हो जाएगा, ये एक बहुआयामी साधन है जिससे क्या है हम अगली पीढ़ी तक नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और हमारे सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हों, इससे फ़ायदा आपको पहुंच रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से करवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।